तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के जो फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं उसके बारे में हमें बताया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन नंबर 129(1) जो है वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी के बारे में बताता है। ये सेक्शन हमें बताता है कि अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो कैसे बनाने किसी कंपनी के, वो सब कुछ दे रखा है, उसके फॉर्मेट्स, रूल्स, रेगुलेशन वगैरह दे रखे हैं। शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल को हिंदी में अनुसूची बोलते हैं। शेड्यूल नंबर 3 के 2 पार्ट है। पार्ट फर्स्ट जो है उसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिल जाएगा, बैलेंस शीट की डिटेल बन जाएगी कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। शेड्यूल 3 का पार्ट सेकंड जो है उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट्स और डिटेल मिल जाएगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की होती है। बैलेंस शीट जो होती है इस तरीके से होती है, एकदम लंबी, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं मेन 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं तो देखिए, एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और एक पार्ट होता है इसके अंदर एसेट्स, ठीक है। मेन कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए, एक हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी और एक होता है एसेट्स। हम जो इंडिविजुअल बिजनेस की बैलेंस शीट बना देते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस मतलब 11th क्लास के अंदर बनाते थे ना, उसमें भी 2 पार्ट होते थे। ऐसे बैलेंस शीट बना देते हैं, यहाँ आती थी लायबिलिटी और यहाँ आ जाती थी एसेट्स। तो यहाँ पर भी 2 पार्ट है। फर्क क्या है? ये जो है ये वाला पार्ट ये यहाँ नहीं है, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ नहीं है। इसको क्या किया इन्होंने, यहाँ से उठाकर यहाँ एसेट्स की टोटल कर ली, लायबिलिटी की टोटल कर ली, उसके बाद में इसको यहाँ लिख दिया एसेट्स को। बस ये वाला पार्ट इधर आ गया नीचे, याद रखने के लिए हिसाब से बना रहा हूं। और लायबिलिटी नाम नहीं दिया, इक्विटी एंड लायबिलिटी नाम दे दिया है। ओके, ये इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड। अब लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी नाम दे दिया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और ये हो गई एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 हेड है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर कितने हेड है? 4 हेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और एसेट्स के अंदर कितने हेड दे रखे हैं? ओनली 2 हेड है। एसेट्स के हेड याद रखना बहुत आसान है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। एसेट्स के हेड याद हो गए। इक्विटी एंड लायबिलिटी की भी हेड में बता देता हूं। सबसे लास्ट वाला है करंट लायबिलिटी, थर्ड वाला है नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। सेकंड वाला है आपका एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्या मैं बताऊंगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और फर्स्ट वाला है शेयर होल्डर फंड। तो 4 और 2 कितने? 6 ऐड हो गए टोटल बैलेंस शीट के अंदर। आया समझ में? तो देखिए मैं इधर बताता हूँ, यहाँ लिख रखा है, ये देखिए ये बैलेंस शीट है। इसमें फर्स्ट कौन सा है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर मैंने हेड कितने बताए थे? 4। फर्स्ट हेड कौन सा होता है? शेयर होल्डर फंड। सेकंड कौन सा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या है मैं इसके ऊपर बात करूंगा जब इसको समझाऊंगा तब, ठीक है। अभी हेड देखिए, थर्ड हेड क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। और फोर्थ हेड क्या है? करंट लायबिलिटी। तो ये याद हो गया। अब आ जाते हैं एसेट्स के ऊपर। एसेट पे सिर्फ 2 हेड है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। ओके, बताइए यहां तक ओके है? तो मैं अब एक एक चीज के ऊपर आता हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा आप ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये ठीक है बेटा, अभी इसके बीच में मैं और कोई टॉपिक नहीं लूंगा क्योंकि वरना ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। आप भी पूरा फोकस इस पे करो अभी हिमांशु, ओके, ठीक है बच्चा, ओके। देखो, हाँ अब आती है बारी शेयर होल्डर फंड की। भाई शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आएगा? तो भैया शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? तो शेयर होल्डर फंड के अंदर मैं पार्ट बता रहा हूं 3, ए बी सी, 3 पार्ट है, यानी कि सब हेड। हेड के अंदर सब हेड कितने हैं? 3। फर्स्ट है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो, और ये कहा, ये नोट नंबर 1 में मिल जाएगी आपको। सेकंड नंबर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होते थे ना, जनरल रिजर्व, पीएनएल है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविडेंट रिजर्व, जो भी रिजर्व है वो सारा इसमें आ जाएगा। और ये कहाँ आएगा? पूरा डिटेल के अंदर कि कौन सा रिजर्व कितना है, कौन सी कैपिटल कितनी है, तो कौन सी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, वो यहाँ नहीं लिखा जाता, बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। उसके लिए एक नोट बनता है जिसको नोट नंबर 1 बोलते हैं। रिजर्व कौन कौन से हैं उसके लिए भी नोट बनेगा जिसको बोलते हैं नोट नंबर 2। तो नोट भी पार्ट होता है बैलेंस शीट का।
थर्ड नंबर जो होता है ना, वो देखिए ये होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट ये क्या होता है, मतलब ये होता है कि कंपनी ने आपको गारंटी तो दे दी है कि आपको शेयर मिलेंगे, उसका कंपनी ने रिटर्न में आपको वारंट इशू कर दिया है, बट अभी तक आपको शेयर मिले नहीं है। तो कंपनी ने अभी तक शेयर इशू किए ही नहीं है, तो वो शेयर कैपिटल में तो जाएगा नहीं, बट गारंटी जरूर दे दी है। तो कभी ना कभी ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब तक शेयर इशू नहीं हो जाते, ओनली वारंटी दे रखी है कि पक्का देंगे, तो जब तक इशू नहीं हो जाते तब तक इसको यहाँ पर सी पार्ट के अंदर दिखाते हैं और इसके लिए कोई नोट नहीं बनता है। और ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डेटा कंपनीज के अंदर दोनों साथ में दिखाया जाता है। ओके, फिर आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम जब भी शेयर इशू करते हैं तो हम एप्लीकेशन मनी मंगाते हैं, फिर अलॉटमेंट मनी मंगाते हैं, फिर शेयर अलॉट कर देते हैं, फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वगैरह मंगाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एप्लीकेशन तो आ गई बट अभी तक शेयर अलॉट नहीं किए हैं और ना ही अलॉटमेंट मनी अभी तक मंगाई है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी आ गई है लेकिन शेयर को अलॉट करना अभी बाकी है, पेंडिंग है। तो कोई बोलेगा सर पहले अलॉट कर दो ना, बट अभी अलॉट नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अलॉटमेंट होना है मान लेते हैं 20 दिन बाद में, और अभी आ गई क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट मतलब ईयर एंड हो गया, 31 मार्च आ गई, तो 31 मार्च को अकाउंट्स तो एंड करने पड़ेंगे ना, फाइनल अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे। तो उस दिन तक अभी तक शेयर अलॉट हुए ही नहीं है, तो उसको कैपिटल में ना दिखा के यहाँ अलग से दिखाया जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है लेकिन अभी तक अलॉटमेंट किया नहीं है। ओके ठीक, और इसका भी कोई नोट वगैरह नहीं बनता है, इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है। फिर आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन दोनों के अंदर जो सब हेड है वो चार चार हैं, ए बी सी और डी, चार हेड इसमें है। करंट लायबिलिटी में ए बी सी और डी चार हेड इसमें है, दोनों में चार चार, याद रखना ठीक है। अब मैं बता रहा हूं यहाँ क्या क्या आएगा। इसमें फर्स्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो लंबे टाइम के लिए उधार लिया है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह जो होता है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिवेंचर भी इसके अंदर ही आएंगे क्योंकि वो भी एक तरह का क्या होता है, लोन होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और इसका है हेड नोट नंबर 3। फिर आता है बेटा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। लायबिलिटी और ब्रैकेट में नेट, देखो दो तरह की टैक्स निकाला जाता है, दो तरीके का टैक्स निकाला जाता है। एक तो होता है टैक्स निकाला जाता है अकाउंटिंग इनकम पर, हम अकाउंटिंग करते हैं एज पर अकाउंटिंग इनकम जो निकलती है वो एएस के हिसाब से निकलती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से निकलती है। तो अकाउंटिंग इनकम हमारे मान लेते हैं 20 लाख रुपए, ठीक है, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स लगाना है। और एक इनकम कैलकुलेट की जाती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से निकलती है। अब अभी तो इंड एस भी अप्लाई हो गए हैं, उसके हिसाब से निकलती है अकाउंटिंग इनकम, हम निकालते हैं, अकाउंटेंट निकालते हैं। एक इनकम टैक्स एक्ट जो बना हुआ है 1961, जो 62 में अप्लाई हो गया था, आप आगे आने वाले बीकॉम फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी अकाउंटिंग इनकम निकाली जाती है, और वो मान लेते हैं 18 लाख आ गई। तो अब इन दोनों में डिफरेंस हो गया ना, तो मुझे लगा इसका 30% टैक्स जमा कराना है, ठीक है, तो वो हो गया 6 लाख रुपए। फिर पता चला नहीं इसका 30% टैक्स जमा कराना है। तो इससे क्या होता है, कई बार हम टैक्स ज्यादा जमा करा देते हैं, तो ये डेफर्ड टैक्स जो है ये एसेट साइड में जाएगा, अभी आएगा। और कई बार हमें लगता है कि गवर्नमेंट से वापस पैसा, गवर्नमेंट को और पैसा देना है, कम टैक्स जमा कराया है, वास्तव में ज्यादा बन रहा है, इनकम टैक्स के हिसाब से ज्यादा बन रहा है, तो हमें क्या होगा, हमारी लायबिलिटी होगी कि और पैसा जमा कराओ। तो बस ये अकाउंटिंग इनकम पे ऊपर लगने वाले टैक्स और इनकम टैक्स की इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स, दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है उसको ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट्स बोलते हैं। ओके, तो इसको यहाँ दिखाना होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और ये लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में इसलिए दिखाते हैं कि उसको धीरे धीरे हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसके अलावा कोई भी दूसरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो तो इधर आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का शेड्यूल नंबर बनता है 4th।
नोट नंबर बनता है फोर्थ, या शेड्यूल नंबर, नोट नंबर, ठीक है। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बनाए जाते हैं ना, वो वाले, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह के लिए बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनाए जाते हैं, इसका बनता है नोट नंबर 5। ये कौन कौन से प्रोविजन है वो सब। फिर अब करंट लायबिलिटी की बात करो, तो करंट लायबिलिटी में ए पॉइंट पता है क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी में ए पॉइंट क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इधर आ जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर करना है, वो करंट लायबिलिटी होगी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक करना है, या इतने लंबे पीरियड तक करना है, या उतने लंबे पीरियड बाद करना है, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी होगी। तो करंट लायबिलिटी यानी कि 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करना है, तो इसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बोरोइंग मतलब उधारी, थोड़े से टाइम के लिए कोई उधार पैसा लिया है इधर उधर से, 2, 3, 4 महीने के लिए, ओके। फिर इसमें सेकेंड नंबर आता है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल क्या होते हैं, ट्रेड पेबल के अंदर आ जाता है आपका डेट, क्रेडिटर और बीआर, बिल्स पेबल। क्रेडिटर नाम सुना है, हाँ, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, हाँ, वो ट्रेड पेबल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका तो शेड्यूल नंबर आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग का 6। ट्रेड पेबल का कोई शेड्यूल नहीं है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को आपको जोड़ देना है, तो वो आपका हो जाएगा ट्रेड पेबल, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद सी पार्ट है आपका, देखिए सी पार्ट के अंदर आपका सी सब हेड के अंदर आपका आ जाएगा, यहाँ क्या था, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो यहाँ आ जाएगी अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल सकते हो, या अदर करंट लाइबिलिटी बोलो, करंट मतलब शॉर्ट टर्म ही होता है, तो करंट लाइबिलिटी। और लास्ट में आ जाएगा, यहाँ क्या था, डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो इधर आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदर करंट लाइबिलिटी के लिए नोट नंबर 7 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए नोट नंबर 8 बनता है। अब आप लाइबिलिटी साइड का ये करंट ईयर है, इसका टोटल कर लो, और प्रीवियस ईयर का डेटा पिछली बैलेंस शीट से देखकर यहाँ टोटल कर लो। ये हो गई आपकी टोटल लाइबिलिटीज, ओके। तो टोटल लाइबिलिटी के अंदर 4 हेड थे, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। जो शेयर होल्डर फंड है उसमें 3 हेड थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकेंड में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई हेड नहीं था। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर 4 हेड, करंट लाइबिलिटी में 4 हेड। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और दूसरा डेफर टैक्स लाइबिलिटी, तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लाइबिलिटी में फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सेकंड है ट्रेड पेबल, थर्ड है अदर करंट लाइबिलिटी, और फोर्थ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओके। एक बार भेजो फटाफट से, ठीक है। फिर हम चलते हैं एसेट्स की तरफ। ये है हमारी एसेट्स। एसेट्स के अंदर एक तो है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। दो तरह की एसेट होती है, एक होती है नॉन करंट, यानी कि ऐसी एसेट्स जो लंबे टाइम तक हमको बिजनेस करने में हेल्प करेगी, एक होती है करंट एसेट्स जो थोड़े टाइम तक करती है, ठीक है। सो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ऐसी एसेट्स जो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है वो करंट एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो 1 साल के बाद तक करंट ईयर कैश में कन्वर्ट होती रहती है, धीरे धीरे पैसा कमा के देती है, वो नॉन करंट एसेट। जैसे मशीन 10-20 साल तक चलती है, पैसा कमाने में हेल्प करती है, तो वो नॉन करंट एसेट आ गई। जैसे डेटर या स्टॉक 1 साल के अंदर अंदर बेचना होता है, 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाता है, तो वो करंट एसेट्स के अंदर आ गई। अब इसके अंदर भी हेड्स वगैरह हैं, कौन कौन से हैं तो देखिए बताता हूँ। हाँ बेटा एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट से प्लीज। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर मैं इस करंट एसेट्स को एक बार यहाँ से हटाऊंगा क्योंकि नॉन करंट एसेट्स बहुत सारी है। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब फिक्स एसेट्स के अंदर बेटा फिक्स एसेट्स दो तरह की होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक होती है टेंजिबल एसेट्स। कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब ऐसी एसेट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट इसमें आपकी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, वो सारे आ गए टेंजिबल एसेट्स के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर आता है आपका इनटेंजिबल एसेट, यानी कि ऐसी एसेट जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो बिजनेस में होती है, हेल्प करती है। जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, नव हो, है ना, बहुत सारी चीजें वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाती है। फिर आता है थर्ड नंबर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो है ना, ये इससे रिलेटेड है, टेंजिबल एसेट्स से। ऐसी टेंजिबल एसेट्स जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, जैसे बिल्डिंग जो है वो बन रही है लेकिन अभी तक उसके ऊपर आरसीसी का काम नहीं हुआ। और कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर जो होता है उसके ऊपर जब तक छत नहीं डलती तब तक उसको बिल्डिंग नहीं बोल सकते, उसको घर नहीं बोल सकते, उसको मकान नहीं बोल सकते, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा कोई प्लांट, ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई फर्नीचर, ऐसी कोई बिल्डिंग जो अभी तक बनकर पूरी तरीके से तैयार होकर टेंजिबल एसेट नहीं हुई है, उसको बोला जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब काम अभी चालू है। फोर्थ नंबर, यानी कि कभी ना कभी ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है टेंजिबल एसेट बन जाएगी। फोर्थ नंबर आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जैसे टेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होती है ना, ऐसे कैसे इंटेंजिबल एसेट भी अंडर डेवलपमेंट होती है। अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है, रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट ट्रेडमार्क का कराया नहीं है, अभी गुडविल जनरेट हुई नहीं है, कर रहे हैं, तो यहां आएगी। जब वो हो जाएगी तब इंटेंजिबल एसेट में चली जाएगी। तो ये हो गई आपकी फिक्स एसेट्स। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स के अलावा बी नंबर और है, और वो है आपकी, अच्छा इसके शेड्यूल बता देता हूं। जो टेंजिबल एसेट है इसका शेड्यूल नंबर 9 है, इनटेंजिबल का 10 है। ओके, ठीक है। फिर आता है बी नंबर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लंबे टाइम तक कर रखे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, शेयर मार्केट में शेयर खरीद के 10 साल के लिए भूल जाते हैं, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि लंबे टाइम तक के लिए। तो ये शेड्यूल नंबर 11 में आ गया। फिर देखो एक है ना, यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर थर्ड पॉइंट क्या था, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर सेकंड पॉइंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था। तो यहां आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगर हमारी उल्टा ही हम पैसा ज्यादा जमा करा दिए टैक्स का, तो यहां आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। नेट, नेट का मतलब ये है या तो लायबिलिटी होगी या एसेट होगी, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होगा। फिर डी नंबर आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब कोई बोले सर लोन एंड एडवांस इधर कैसे आ गए, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हमने लिया नहीं है, हमने किसी को लोन दिया है, पैसा एडवांस में दिया है, तो वो हमारे लिए एसेट है, और लंबे टाइम तक दिया है, 12 महीने से 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए दिया है, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ गया। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स हो गई। फिक्स एसेट्स 4 टाइप की है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट आ गया आपका इसके अलावा और कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट है तो इधर आ जाएगी अदर नॉन करंट एसेट। कोई भी नॉन करंट एसेट है तो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो गया यहां पर एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स। अब आएगा करंट एसेट्स। तो देखिए करंट एसेट्स कौन कौन से, यहां मैं कर देता हूं सेकंड नंबर करंट एसेट्स। अब देखिए करंट एसेट्स में कौन कौन सी है। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा ताकि यहाँ पर पेज की प्रॉब्लम ना आए। अब इसके अंदर करंट एसेट्स के अंदर आता है सबसे फर्स्ट नंबर करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 1 ईयर के अंदर अंदर बेच के हम उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे, ओनली 1 ईयर से कम पीरियड के लिए रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा और उसका शेड्यूल नंबर 12 हो जाएगा। फिर बी नंबर आ जाता है आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कौन कौन सी हो गई, जो रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक, जो फिनिश गुड्स है उसका स्टॉक, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका स्टॉक, WIP का स्टॉक। ठीक है, और थर्ड नंबर आ जाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल नहीं, ट्रेड रिसीबल। जैसे करंट लायबिलिटी में आया था ट्रेड पेबल, यहां आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हो गया डेटर एंड BR। ट्रेड पेबल का मतलब बताया था क्रेडिटर और बिल्स पेबल। फिर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो कैश या फिर बैंक में पैसा पड़ा है या कोई चेक पड़ा है, तो वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाता है। इसका नंबर शेड्यूल नंबर 13, इसका नंबर 14। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ई नंबर पॉइंट शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। आपने किसी को लोन दिया है, पैसा उधार दिया है, लिया नहीं है, तो एसेट है लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा करंट एसेट्स के अंदर, और इसके अलावा कोई भी अदर करंट एसेट होगी तो इधर आ जाएगी अदर करंट, और फाइनली आपकी यहाँ पर टोटल हो जाएगी एसेट्स की।
और ये वाली टोटल एसेट साइड वाली टोटल और लायबिलिटी साइड वाली टोटल, ये दोनों आनी चाहिए सेम। ओके, तो ये आपकी फाइनली बैलेंस शीट बन चुकी है। बताइए आया समझ में? इसको मैं छोटा करके बताता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखती है ये। अरे ये तो बड़ी हो गई। ठीक है, बताओ जी। ओके